numbering of anthracene. IUPAC numbering of anthracene. IUPAC numbering of anthracene. तो बेटा ध्यान से देखना, ये एंथ्रासीन है बेटा, ध्यान सुनना। अब इसकी नंबरिंग कैसे करी जाएगी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आखिर मैं इसकी नंबरिंग पढ़ा क्यों रहा हूं। पहले आप ध्यान समझिएगा, इसकी नंबरिंग पढ़ाने के पीछे रीजन क्या है। हाँ, आपके 11th की एनसीईआरटी में बहुत ध्यान सुनना, आपके 11th के एनसीईआरटी में दिया है कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। इसको पढ़ लोगे तो वो आपके लिए पढ़ना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद वो पढ़ना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी। ठीक है बेटा, तो कैसे इसकी आईपीएससी नंबरिंग करते हैं, और मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी आपके 11th के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में दे रखा है, और मुझे ऐसा फील होता है कि वो जल्दी ही नीट में आने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम आपसे बात करें तो इसकी नंबरिंग करते कैसे हैं। सबसे पहले, अच्छा मैंने आपको जब पढ़ाया था मोनोक्लोरो डेरिवेटिव तो बताया था ये वाली रिंग और इस वाली रिंग को हम लोग आइडेंटिकल मानेंगे, ये और ये आइडेंटिकल होगा, और बीच वाली रिंग क्या होगी, अलग होगी, बताया था आपको। थोड़ा ध्यान सुनना, हम नंबरिंग इसकी जो स्टार्ट करेंगे वो या तो यहां से स्टार्ट करेंगे, या तो यहां से स्टार्ट करेंगे, या तो यहां से स्टार्ट करेंगे, या तो यहां से स्टार्ट करेंगे। इन्हीं पोजीशन से हमें स्टार्ट करना है, जहां से वो बीच वाले रिंग से जुड़ी उससे बगल वाले कार्बन से स्टार्ट करना है, और पहले अपने रिंग को कवर करना है, फिर आइडेंटिकल दूसरे रिंग पर जाना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक नंबर यहां दिया, अगर एक नंबर यहां दिया, तो हमें उधर नहीं जाना है, पहले अपने रिंग को कवर करना है। तो ऐसे जाएगा इधर, फिर इस रिंग को जाएगा, फिर लास्ट में इस रिंग को कवर करना है। अगर एक नंबर यहां दिया तो हमें पहले ऐसे चलना है, फिर इधर आना है, और फिर लास्ट वाले रिंग को कवर करना है। अगर यहां दिया तो बताओ कैसे चलना होगा, पहले ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर लास्ट वाला रिंग, और अगर यहाँ पे दिया एक नंबर तो पहले ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर लास्ट वाला रिंग। माना मैंने एक नंबर यहां दे दिया, अब बताओ एक नंबर यहां दिया तो किधर चले, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 3, ये 4, अब इस पे आ जाओ, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब ये वाली रिंग पे आ जाओ, ये 9 और ये 10, ऐसे नंबरिंग करते थे। सर आपने यहाँ नंबरिंग क्यों नहीं की, आपके काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं है तो कोई भी आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आपके लेवल पर नहीं हो, यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा सकेंगे आप, यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ की नंबरिंग भी दी जाती है, 8A 8B 9A 9B करके दी जाती है, लेकिन वो आपके काम की नहीं है, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस। हमारे काम की केवल इतनी ही है, जहां जहां हाइड्रोजन वहां वहां नंबरिंग, क्योंकि वहीं पर हम हाइड्रोजन हटा के क्या लगा सकते हैं, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अब बताओ ये नंबरिंग हो गया। मान लो मैंने यहां पर मिथाइल लगाया तो नाम हो जाएगा 1 मिथाइल एंथ्रासीन। यहां पे लगाओगे 1 मिथाइल तो क्या नाम हो जाएगा, 1 मिथाइल एंथ्रासीन। यहां लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल एंथ्रासीन। ध्यान, चाहे यहाँ भाई नंबरिंग तो वहीं से स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ पे है तो 1 मिथाइल एंथ्रासीन, यहाँ पे भी होगा तो 1 मिथाइल एंथ्रासीन। बातें क्लियर हो गई? अच्छा, यहां और यहां दोनों लगा दिया तो तब 1,8 डाई मिथाइल एंथ्रासीन। समझ में आ गया? यहां लगाए तो यहां क्या होगा, 9 मिथाइल एंथ्रासीन। यहां लगाओगे तो क्या होगा, 9 मिथाइल एंथ्रासीन, लेकिन यहां लगा दो तो 9 मिथाइल एंथ्रासीन। तब नंबर किसके अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन दोनों जगह लगा दिया तो 9 10 डाई मिथाइल एंथ्रासीन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? इस तरीके से आपको क्या नाम है, जब हम कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी जल्दी हम आपसे डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में हम यहाँ पे आपसे बात करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? यहाँ तो कोई डाउट किया, हाँ हाँ बना लीजिए। और इसके साथ 2-3 पेज छोड़कर नया टॉपिक स्टार्ट करो बेटा।
लिख लिया बेटा? चलिए हेडिंग डालिए, नया नया हेडिंग डालें। GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। GOC या फिर इसको GOC1 भी बोल दिया जाता है। GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ये कहीं पे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 के नाम से भी मिल जाता है लिखा हुआ, ठीक है। बट जो हम टर्म यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे बेटा? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले इसमें लिखिए बेटा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले लिखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है। लिखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखो इसमें, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, breaking of old covalent bond and formation of new covalent bond. Breaking of old covalent bond and formation of new covalent bond is called organic reaction. Is called organic reaction. लिख लिया? अब हेडिंग डालिए रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म लिखो इसमें, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन, स्टेप बाय स्टेप description of reaction is called reaction mechanism. Step by step description of reaction is called reaction mechanism. और पहले ये बना ले जो मैं बना रहा हूं। लिख लिया? स्टॉप राइटिंग। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो थोड़ा समझने का प्रयास करें। नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हम लोग जो नए टॉपिक की तरफ बढ़े हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? आइसोमेरिज्म। बहुत ध्यान समझना जो चीज मैं बताने जा रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने IUPAC और आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। अरे है ना? IUPAC और आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। ये टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं GOC। ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगर किसी कारणवश आपको ऐसा लगा है कि कोई लेट एडमिशन या समथिंग कारण अभी भी बैकलॉग बचा हुआ इधर का, तो आपके पास IUPAC और आइसोमेरिज्म कंप्लीट करने का पूरा टाइम है। पूरा टाइम है जब तक GOC चलेगा। आप कोशिश करिए GOC खत्म होने के पहले सबको परफेक्ट कर लेना है। और GOC खत्म होने के पहले क्यों, अगला टेस्ट आ रहा है उसमें तो आ ही रहा है, तो आप कोशिश करिएगा इसको कंप्लीट करें।
इनका आपस में कोई रिलेशन आपको नहीं मिलेगा, बहुत ध्यान से समझना। लेकिन जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट पे आएंगे, ध्यान से सुनना, या रिएक्शन पार्ट पे जब आएंगे, या जिसे GOC2 बोल देंगे आप लोग, तो ध्यान से सुनना, इनका आपस में तो कोई कनेक्शन अभी नहीं मिलेगा ज्यादा आपको, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। GOC पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं पीछे का। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचेंगे बेटा, ये दोनों एक साथ एंट्री मारेंगे, एक साथ एंट्री मारेंगे दोनों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बात ध्यान सुनना। तब अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ा, तब तक कंप्लीट नहीं किया, ये सारी, ये आईपीएससी तो हर जगह आएगा, जहां स्ट्रक्चर वहां नाम, तो याद रखना। तब अगर आपने नहीं किया तब आपको यहाँ दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आपके पास पूरा समय है, परफेक्ट, आप इसको अच्छे से, मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ये मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बेटा? चलो अब समझने का प्रयास करो। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कुल मिलाकर हमने यहाँ पे बात करी है किससे रिलेटेड? कोवेलेंट बॉन्ड से बात करी है, कोवेलेंट, यानी ये हम यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड को डील करेंगे। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, पुराने कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना और नए कोवेलेंट बॉन्ड का बनना। ध्यान सुनना, ये ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ये टूट रहा है और नया बॉन्ड बन रहा है। देखो ए भी टूट गया, XY टूट गया, AX और BY बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें एक को बोलते हैं सबस्ट्रेट, दूसरा कहलाएगा रिएजेंट, अभी एक्सप्लेन करेंगे हम इसको। और दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे हम लोग? रिएक्टेंट। और जो बन रहा है इसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। बीच में बनता है क्या? इंटरमीडिएट। क्या बनता है? इंटरमीडिएट। क्या है इंटरमीडिएट? इसकी चर्चा होगी। और ट्रांजिशन स्टेट भी बीच में मिलता है। तो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट क्या है, ये सब की चर्चा आगे होगी। अभी तो जान लेना कि ये रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट, बाया क्या है? इंटरमीडिएट। बोलो ना, ट्रांजिशन स्टेट भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। समझ में आया? इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन स्टेट साथ में रहेगा, या इंटरमीडिएट नहीं है तो भी ट्रांजिशन स्टेट रहेगा। मेरी बात समझ में आया? जब इसकी चर्चा होगी तो हम आपसे इससे डिस्कस करेंगे। पहले तो ये जानो आप कि हम कैसे बताएं कि इसमें सबस्ट्रेट कौन है और इसमें रिएजेंट कौन है। तो मेरी बात ध्यान सुनना, यहां पर होता क्या है? OH माइनस करता है अटैक और बॉन्ड टूट जाता है खटैक। अरे ना, तो आप देख सकते हैं क्या हुआ कि यह CH3OH बॉन्ड बन गया और Br माइनस क्या हो गया? अलग हो गया, अलग हो गया। तो आपको क्या है, ये जो आपके सामने प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो नया बॉन्ड बन रहा है, ये जो न्यू बॉन्ड इन प्रोडक्ट बन रहा है, ये इसको ध्यान से देखो। इनमें से जो पार्ट नए बॉन्ड में कार्बन सप्लाई करता है, क्या सप्लाई करता है? उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट। उसे क्या बोलते हैं? दूसरा क्या कहलाएगा? रिएजेंट। तो बताओ सबस्ट्रेट कौन हो गया? क्या ये सबस्ट्रेट बोलते हैं इसको? क्योंकि क्या कार्बन की सप्लाई इसी ने करी है नए बॉन्ड में रे, क्या कहलाएगा? ये सबस्ट्रेट। तो दूसरा वाला क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एज रिएजेंट। चलो साहब, इसको देखो बेटा, यहां देखते हैं तो बच्चा कहता है कि हे मास्टर, हमका बोलो। कह रहा है इसके पास भी कार्बन है, इसके पास भी कार्बन है, और प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें दोनों का कार्बन है। अब बताओ किसे तुम सबस्ट्रेट बोलोगे? हमने कहा बेटा, अगर आपके पास दोनों कंपोनेंट के कार्बन न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उस समय हम सबस्ट्रेट उसे बोलते हैं जिसपे हमारा इंटरेस्ट होता है, जिसपे हमारा। ये क्या बात करती मास्टर आपने, ये इंटरेस्ट वाली बात कहां से आ गई? ये तो आप अपनी मर्जी से किसी को भी सबस्ट्रेट बोल दोगे। हमने कहा यस, जिस पर इंटरेस्ट होगा उसे सबस्ट्रेट बोल देंगे, जो हमारा चॉइस का मटेरियल होगा उसे सबस्ट्रेट बोल देंगे। ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या कहलाती है बेटा? दिस इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कौन सा बेटा? ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, जो कि हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की। किसी करते हैं? अब खुद बताओ इस पे हमारा फोकस किस पर होगा? एरोमेटिक कंपाउंड, यानी किस पे फोकस होगा? बेंजीन। तो ये हमारा क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। और जो दूसरा है उसे क्या बोलते हैं बेटा? रिएजेंट। ये एनहाइड्रस Cl3 के प्रेजेंस में होता है, आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। मेरी बात समझ में आया? अगर हम मान लो जिस पे भी फोकस करोगे, उन दोनों में एल्काइल हैलाइड पे फोकस कर रहे होते तो सबस्ट्रेट कौन बन जाता है? एल्काइल हैलाइड। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बेटा?
ये सब का सब जो भी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये सब का सब क्या है, आपके एनसीईआरटी क्लास 11th में दिया है। अब प्रश्न आता है, चलो सबस्ट्रेट रिएजेंट की बात हो गई, रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे डिफाइन करोगे? यहां पर बॉन्ड टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कैसा है, इसमें इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक का मूवमेंट कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैसा है, उसकी स्टडी करना। एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड टूट रहा है और बॉन्ड बन रहा है, उसकी एनर्जेटिक्स को हमें स्टडी करना। रिएक्शन जो है आपका एक्सोथर्मिक है या रिएक्शन आपका कैसा है, एंडोथर्मिक है। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच होता है, उसकी स्टडी करना। रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं फिजिबल है, इस पर टेम्परेचर का, प्रेशर का, वॉल्यूम का क्या रोल पड़ रहा है, उसकी स्टडी करना। यहां आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन है कि मल्टी स्टेप रिएक्शन है, इसकी स्टडी करना। अगर आपका मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो उसका कौन सा स्टेप आपका आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसकी स्टडी करना। किस काइनेटिक्स का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, किस काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, उसकी स्टडी करना। इस पर डिफरेंट तरह के कैटलिस्ट का क्या रोल प्ले होगा रिएक्शन में, उसकी स्टडी करना। एंड इसके अलावा जो तुम नहीं जानते हो, जो तुमने नहीं सुना है, उन सब की भी स्टडी करना। जैसे QSAR या SAR, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप एक्सेट्रा का सारे टर्म होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिकल डाटा की स्टडी करना, इस सारा का सारा क्या इन्वॉल्व होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। किंतु परंतु लेकिन आपको इतना सब स्टडी नहीं करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ सर, अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। लेकिन जो आप एक लाइन में रिएक्शंस लिख देते हो, वो रिएक्शन आपके लिए एक लाइन होता है, लेकिन उसके उसके पीछे बहुत ज्यादा चीजें स्टडी कर रही होती हैं, तब जाके हम उस रिएक्शंस को बना पाते हैं। मेरी बात समझ में आया? तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब मैं आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने के लिए दूंगा आपको। बेटा आप कॉपी की छत पर लिखो कि एनसीईआरटी में 12.7 यानी चैप्टर 12 का 7वां पार्ट है, 12.7 सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर लिखा है फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। 12.7 लिख लो, उससे आप तुरंत ढूंढ लोगे। यहां पर आपको सब जो मैंने ये लिखा है ये पूरा बना हुआ मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है, ध्यान सुनो, मैं पढ़कर सुना रहा हूं ताकि थोड़ा सा तुम्हें कॉन्फिडेंस मिले कि अभी तक जो भी मैंने बोला है उससे मेरी कोई लाइन नहीं है, सब एनसीईआरटी की लाइन मैंने बोली है। सबस्ट्रेट इज दैट रिएक्टेंट, सुनो ध्यान से, सबस्ट्रेट इज दैट रिएक्टेंट which supply carbon to the new bond, सही है, and the other reactant is called reagent. If both the reactants supply carbon to the new bond, then choice is arbitrary, and in that case the molecule on which attention is focused is called substrate. क्या मेरी बात क्लियर हो गई? इसके अलावा वो डिफाइन करता है किसको, रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे डिफाइन करता है, सुनना। ए सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप describing details of electron movement, energetics during bond cleavage and bond formation, and the rate of transformation of reactant into product, that is kinetics, is referred to as reaction mechanism. बात समझ में आया कि नहीं आया? तो एक एक चीज जो मैंने बोली है सब कहाँ देखा है, एनसीईआरटी में। आपको इसके बार क्या करना है, एक बार बोलो, रीडिंग लगा लेना। बात क्लियर हो रही कि नहीं? अरे वाह, कहाँ थे बेटा तुम? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब अगला हेडिंग डालिए, कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। ये लिख लिया? लिखो लिखो, आराम से लिखो लेकिन।
हो गया बेटा? चलो अब हेडिंग डालिए, कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड concept to understand reaction mechanism. Concept to understand reaction mechanism. सबसे पहला लिखिए, इसमें कौन कौन से कंसेप्ट ध्यान से सुना। पहला लिखो बेटा, बॉन्ड क्लीवेज और फिजन। पहला लिखिए बॉन्ड क्लीवेज, पहला हो जाएगा बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फिजन। नंबर 2 अटैकिंग रिएजेंट। नंबर 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट। नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन covalent bond, that is electronic effect, that is electronic effect. तो सुनो बेटा, इधर देखो, सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं, ये बॉन्ड टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? ये बॉन्ड टूट रहा है, तो हम लोग पढ़ेंगे पहले बॉन्ड क्लीवेज, फिर अटैकिंग रिएजेंट। जैसे रिएजेंट है, तो अगर रिएजेंट है तो रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे कि वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, क्या फॉर्मेशन हुआ बीच में, इंटरमीडिएट। तो हमें पढ़ना है यहाँ पे इंटरमीडिएट के बारे में, दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। इसके बीच में इस कोवेलेंट बॉन्ड में कैसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, उसके इफेक्ट को पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट है, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, या इंडक्टोमेरिक इफेक्ट है। इनकी स्टडी हम लोग करेंगे। मेरी बात समझ में आया? तो सबसे पहले हमें क्या स्टडी करना बेटा, हेडिंग डालो बॉन्ड क्लीवेज और फिजन। स्टार्ट करें बेटा। तो है बॉन्ड क्लीवेज और फिजन या बॉन्ड फिजन। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, बहुत काम की चीजें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फिजन दो प्रकार का होता है। पहले को नाम देंगे होमोलाइटिक क्लीवेज। बना लो बेटा, जब बनाऊं जब लिखूं तो लिख लिया करो, बैठे ऐसे इंतजार मत किया करो। दूसरा है, जब कहूं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उस समय तो लिखना बंद कर दो, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज लिख दो, मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, तुम लिखने में बहुत टाइम लगाते हो। थैंक यू सर।
हाँ बेटा, लिख लिया आप सभी ने? हाँ, अरे रुक जाओ बेटा, अब हमारे लिखने की बारी आई बेटा। कितने अच्छे हैं आप लोग, थैंक यू सर। इधर देखो बेटा, बॉन्ड क्लीवेज, बहुत ध्यान से चीजें समझना, या बॉन्ड फ्यूजन। एक है होमोलाइटिक क्लीवेज, ये वाला। दूसरा क्या है? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज, ध्यान सुनना। ए बी मॉलिक्यूल है और ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है आपके सामने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किसे बना है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बहुत ध्यान समझिए मेरी बात। दोनों ने दोस्ती करी है, ए चल बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बना लिया, दोनों ने दोस्ती करी है। अब बोल रहे भाई, अब तू अपना इलेक्ट्रॉन ले जा, मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई गिले शिकवे नहीं, जब तक थे पक्के दोस्त थे, है ना? कोई गिले शिकवे लेके अलग नहीं हो रहे हैं। मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले जा रहा हूं ईमानदारी से, तू अपना इलेक्ट्रॉन ले जा ईमानदारी से। तो यानी यहां पर क्या हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या हुआ है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आजकल लाइफ में ऐसी चीजें कम देखने को मिलती हैं, ये बता रहा हूं। ये हाँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यहां पर क्या हुआ, ए को अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया, बी को अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये हो गया ए डॉट बी डॉट। अब किसका फॉर्मेशन हो गया? फ्री रेडिकल। क्या हो गया? फ्री रेडिकल। क्या इसने इसके इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा लिया है बी वाले को? नहीं साहब। या क्या इसने अपना इलेक्ट्रॉन बी वाले को दे दिया? नहीं साहब, अपना अपना हिसाब है। समझ में आई ना? तो क्या ये न्यूट्रल है? बोलो है ना कि आयन डेवलप हो गए? आयन डेवलप नहीं हुए हैं, तो ये मॉलिक्यूल कैसा, ये अपने जो बना इंटरमीडिएट क्या, ये न्यूट्रल। क्लियर हो गया? चलो साहब, यानी अनआयनिक क्लीवेज। क्या नाम दे दिया? अनआयनिक, आयन का कोई फॉर्मेशन नहीं है। किंतु परंतु लेकिन आजकल की दुनिया दोस्ती तो कर ली थी भैया, दोस्ती तो कर ली थी, लेकिन एक का दिमाग पहले से ही बता ध्यान से था कि भाई टूटेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन कभी छीन के ले जाएंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप बीच मोड़ देने। तो आज अगर बॉन्ड टूट रहा है तो इसमें दोनों जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गए? बी के पास पहुंच गए। इसके बी को जब अपना इलेक्ट्रॉन केवल ले गया, जब केवल अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, तो क्या बी रेडिकल बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन क्या ए वाले का भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है? तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने पर इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? इसलिए ध्यान से सुनना, जब अपन इसको बनाते हैं तो लाइक दिस बनाते हैं। इधर देखो, पहले क्या था? ये रेडिकल, अपना इलेक्ट्रॉन था तो क्या था? रेडिकल। क्या एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया? इसके साथ इस पे क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव। इसलिए जब नेगेटिव लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। कभी कभी होता है ना, कोई नेगेटिव ऐसे लिख देता है ऐसे, और कोई नेगेटिव ऐसे लिख देता है, तो बच्चा इसको दो काउंट करता है, इसमें भी काउंट करता है, वो अलग भी काउंट करता है। नहीं साहब, ये है, अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो ये डिनोट कर रहा है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से चार्ज कौन सा डेवलप हो गया? नेगेटिव। और इसका इलेक्ट्रॉन इससे छीन चुका है तो इस पर चार्ज क्या गया? पॉजिटिव। ये केटायन और ये क्या हो गया? एनायन। आयनिक क्लीवेज किसका फॉर्मेशन हुआ है? आयन का। किसका रे? आयन का। इज क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया बेटा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां तो बात क्लियर हो गई। अब हमें यह देखना है बेटा, एरो का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो एरो आपके सामने बना रहा हूं, ये ध्यान से सुनना, ये जो एरो मैंने आपके सामने बनाया है, दिस एरो इज कॉल्ड एज हुक एरो। मछली पकड़ने वाला, फिश हुक एरो, या इसे बोलते हैं बेटा हाफ हेडेड एरो। हाफ हेडेड एरो, मेरी बात समझ में आया? ये वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आपके सामने जे वाला एरो आ जाए तो ये क्या करते हैं? टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। किसको बेटा? टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है। चलो, वैसे जीवन में तो आपने अपने पढ़ाई में बहुत सारा तरह के एरो देखे होंगे। लाइक अगर मैंने आपके सामने ये वाला एरो बना दिया, ये वाला एरो बना दिया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बेहतरीन जवाब दिया आपने। दिस रिप्रेजेंट डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट,
ये एरो अगर आपके सामने बन गया तो किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्विलिब्रियम। बहुत सही जवाब दे रहे हो। ये क्या है? दिस रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम। चलो साहब, अगर आपके सामने हम आगे बनाएंगे फ्यूचर में इस तरह का एरो बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अरे ना, किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजोनेंस। मेरे पास समझ आया? ये रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्या इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत प्रकार के एरो होते हैं। एरो का इंपॉर्टेंस लेकिन बहुत ज्यादा होता है। मानो यहां पर एक चैम्बर है, यहां पर भी एक चैम्बर है, और किसी पर्टिकुलर पर्सन को इस चैम्बर में जाना है, एरो लिखा है कि यहां जाना है, और किसी ने आपके साथ अच्छा वाला कर दिया मजाक। क्या कर दिया? अच्छा वाला कर दिया मजाक। आप वहां जाते तो सेफ रहते, उसने एरो यहां लगा दिया आपके लिए, इधर जाओ। आप अंदर तो गए लेकिन सुलट के बाहर आएंगे, ताड़ 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 ताड़। अरे है ना, लाइफ में एरो का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अपन किसी फिल्मों में देखा होगा, अचानक उसने मोड़ दिया, वो किसी और रास्ते चला गया। हाँ, तो एरो का याद रखना। तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एरो का बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे एरो होगा और किस तरह से एरो होगा, एरो का डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और एरो किस तरह से यूज करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट। समय समय पे आके हम इसकी नजाकत से आपका परिचय कराएंगे। अब प्रश्न ये है, ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन को प्रमोट करते हैं, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन को प्रमोट करते हैं? अरे है ना, तो इसको नोट करिए। हम तुरंत इसके बाद लिखना बेटा, कंटिन्यूअसली कुछ पॉइंट्स लिखने इसके नीचे। लिख लो। लिख लिया? चलिए बेटा लिखो, फेवरेबल कंडीशन लिखो। इसलिए तो बेटा इसको मैंने फेसबुक एरो से दिखाया। ये कंप्लीट एरो है, दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, और ये अपना अपना। तो इसमें देखो, अच्छा पहले इधर लिखेंगे फिर उधर लिखेंगे, पहले इधर लिखेंगे फिर उधर लिखेंगे। यहां लिखो डेल्टा ईएन लेस, पहले में लिखो। जनरली है ये जो कंडीशंस हैं वो जनरली फॉलो होते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा ये। हाँ, जनरली। जनरली का मतलब क्या होता है? नॉट ऑलवेज, है ना। तो पहले में लिखो होमोलाइटिक में डेल्टा ईएन लेस, डेल्टा ईएन लेस। हेट्रोलाइटिक में लिखिए डेल्टा ईएन मोर, डेल्टा ईएन मोर। होमोलाइटिक में आइए वापस से, होमोलाइटिक आइए वापस से। हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कॉमा, और वही सनलाइट, हाई टेम्परेचर और सनलाइट और यूवी रेज, हाई टेम्परेचर सनलाइट यूवी रेज, और एच न्यू। यू नो अबाउट एच न्यू? एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ई इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अरे ना, एच न्यू ऐसा लिखा हो तो हमें किधर जाना है? होमोलाइटिक। दूसरे तरफ आई हेट्रो में लो टेम्परेचर,
हेट्रो में आ जाइए, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। होमो में आ जाइए, प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखिएगा फ्री रेडिकल प्रोवाइडर, प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखिएगा फ्री रेडिकल प्रोवाइडर, ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट बंद, और फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल। हेट्रोलाइटिक में आइए, प्रेजेंस ऑफ आयन, प्रेजेंस ऑफ आयन। होमोलाइटिक में आ जाइए, होमोलाइटिक में आ जाइए, बोले बेटा। नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सॉल्वेंट, और कॉमा करके, और कॉमा करके लिखिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट कॉमा, गैसियस फेज, गैसियस फेज, गैसियस फेज और वेपर फेज ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस फेज और वेपर फेज ऑफ रिएक्टेंट, वेपर फेज ऑफ रिएक्टेंट। हेट्रोलाइटिक में आइए, हेट्रोलाइटिक में आइए, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। अब ध्यान सुनना बेटा, एकदम अभी मैं आपसे पूछूंगा कि अगर बेटा जनरली ईएन का डिफरेंस कम है, ईएन का डिफरेंस कम है, यानी डेल्टा ईएन क्या है, कम, तो वो किधर जाना चाहेगा, होमोलाइट। ईएन का डिफरेंस ज्यादा है, यानी डेल्टा ईएन मोर है, तो हेट्रोलाइट। हाई टेम्परेचर सनलाइट यूवी रेज एच दे दे तो होमोलाइटिक, लो टेम्परेचर तो हेट्रोलाइट। पर ऑक्साइड दिख जाए, पर ऑक्साइड जो होता है वो फ्री रेडिकल प्रोवाइडर होता है, फ्री रेडिकल जनरेट करता है, या फिर फ्री रेडिकल ही बन जाए, तो वो कौन सा मैकेनिज्म जाएगा, फ्री रेडिकल। जब एक रिएक्शन में कहीं फ्री रेडिकल बन गया तो फिर वो मैकेनिज्म किधर से ले जाएगा बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ले जाएगा। अगर आयंस बन जाए तो किधर जाएगा, आयनिक मैकेनिज्म से, किधर जाएगा, आयनिक मैकेनिज्म। नॉन पोलर सॉल्वेंट हो तो होमोलाइटिक, पोलर सॉल्वेंट हो, पोलर का मतलब क्या होगा, पोलरिटी, पोलरिटी का मतलब क्या होगा, आयंस, तो किधर चलाएगा, हेट्रोलाइट। गैसियस फेज या वेपर फेज ऑफ रिएक्टेंट आ जाए तो क्या हुआ, हाई टेम्परेचर हो गया कि नहीं हो गया, और हाई टेम्परेचर किधर जाएगा, होमोलाइट। बोलो है ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, गैसियस ब्रोमीन, रिएक्शन ऑफ गैसियस ब्रोमीन ऑन प्रोपीन। तो गैसियस ब्रोमीन से क्या पता चलता है, हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर, तो बताओ कौन सा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल की आयनिक, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बात क्लियर हो गई, अरे है ना, तो मैं कंडीशंस बोल रहा हूं, आपको बोलना है हेमो, होमो या हेट्रो। अरे तैयार फॉर दैट, चलो स्टार्ट, कॉपी नहीं देखना है, सिंक्रोनाइज होकर जवाब दो, मैं बोलूंगा जल्दी जल्दी आपको बताना है होमो या हेट्रो। बताओ, डेल्टा ईएन लेस, डेल्टा ईएन मोर, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, peroxide, free radical, ions, polar solvent, sunlight, UV rays, low temperature, HNO, so high temperature, gaseous phase, vapor phase, इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। यहां तो कोई डाउट, नो डाउट, इसको हटाऊं, अब समझना, मैंने बोला जनरली, जनरली, किंतु, परंतु, लेकिन, बहुत कुछ इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, होमोलाइटिक मैनर में होगा या हेट्रोलाइटिक मैनर में होगा। सर आप कहना क्या चाहते हो, वही जो हम आपको सुनाएंगे अभी थोड़ी देर में, ध्यान सुना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल ए बी है, ये होमोलाइटिक में भी जा सकता है और हेट्रोलाइटिक में भी जा सकता है। अगर आपने होमोलाइटिक कंडीशन ले ली, होमोलाइटिक कंडीशन ले ली, तो किधर चला जाएगा बेटा, होमोलाइटिक में।
ए रेडिकल और बी रेडिकल। और अगर आपने हेट्रोलाइटिक कंडीशन ले ली और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो किसका है, बी वाले का ज्यादा है ए वाले से, तो क्या बन जाएगा बेटा, ए प्लस और बी माइनस। समझ आया? तो कौन सा क्लीवेज हो गया बेटा, हेट्रोलाइटिक। यहां कौन सा हो गया, यहां क्या बन गया, फ्री रेडिकल। यहां क्या बन गया बेटा, आयंस का फॉर्मेशन हो गया। बोलो, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल जो हमें पढ़ना है, HBr। HBr के साथ पर ऑक्साइड लेंगे तो पर ऑक्साइड कैसा एनवायरमेंट हो गया, होमोलाइटिक कंडीशन। HBr के साथ पर ऑक्साइड लेंगे जब एल्कीन पर रिएक्शन, तो कौन सी मैकेनिज्म चलेगी बेटा, फ्री रेडिकल। पर ऑक्साइड नहीं लेंगे तो आयनिक मैकेनिज्म चलेगी, कौन सी क्यों चलेगा, हेट्रोलाइटिक। बात समझ आया? उसी तरीके से अगर हमने मान ले लिया Cl, यहां डेल्टा इन का डिफरेंस, यहां डेल्टा इन है, इन डिफरेंस है, यहां डेल्टा इन है, यहां डेल्टा इन क्या रहे, 0। लेकिन फिर भी यहां पर भी होमोलाइटिक कंडीशन अगर होगा, होमोलाइटिक कंडीशन होगा तो Cl रेडिकल बन जाएगा, और हेट्रोलाइटिक कंडीशन होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, Cl प्लस Cl माइनस। कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जब आप एल्केन पर रिएक्शन पढ़ेंगे Cl2H Cl2 हाई टेम्परेचर, अरे बोलो कौन सा क्लीवेज होगा, क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। और वही जब एल्कीन पर रिएक्शन पढ़ते हो तो होता है EAR, आयनिक मैकेनिज्म। कौन सा होता है, तो वो हेट्रोलाइटिक कंडीशन होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो ये डिपेंड करता है किस पे, कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। बाकी जब रिएक्शंस आएंगे, हाँ जनरली जो मैंने लिखवा दिया उनको देख के ये थोड़ा हमारा ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमें किसके थ्रू रिएक्शन को लेके आगे बढ़ना है। यहाँ तो कोई डाउट? चलो साहब आगे बढ़ जाइए। लिख लिया आपने ये वाला, ये यार ये तो पूरी दुनिया लिख चुकी, तुम रह गए बेटा, ऐसा कैसे कर लेते हो आप? मुझे, मैंने तो लिखाया है, मेरे हिसाब से तो लिखना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी। आप तो देख के याद हो जाता है आपको कोई चीज, बस नंबर नहीं आता वो अलग बात है। कि सर पेपर सॉल्व करते तो ऐसा मत समझिएगा मुझे सारा आंसर पता है। मैं कैसे चारों ऑप्शन एक बार पढ़ जाता हूँ, एक आंसर होता है उसमें, चारों ऑप्शन को एक बार छू लेना, एक बार आंसर तो तुमने छुआ ही होगा। कोई बात नहीं, आओ समझते हैं, ठीक है ना, पहले समझो चीजों को। अभी आ जाए बेटा, इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने जा रहा हूँ ये, इसलिए सब लोग लिखना बंद करो, इस कंसेप्ट पे आ जाओ। ये कंसेप्ट जो आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ हो सकता है मेरा जीओसी तैयार हो, समथिंग हो, अपन आगे कवर कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। पूछो कैसे? हर टीचर का, एजुकेटर का या फैकल्टी का, जिस नाम से आप जानते हो, अपना पढ़ाने का अलग अलग सिग्नेचर होता है, अलग अलग सिग्नेचर होता है पढ़ाने का। कुछ चीजें कुछ लोग जीओसी में बता देंगे, बाहर जाके रिवीजन कराएंगे, या कुछ लोग बाहर जाके बताएंगे, मतलब दूसरे चैप्टर में जाके बताएंगे। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बोलो। तो हर का पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। मैं क्या करूंगा, जो कंसेप्ट हमारे फ्यूचर में यूज होने वाले होंगे उसको बहुत पहले ही बताऊंगा, क्योंकि जहां पे उसका आया एप्लीकेशन तुरंत उसको समझा दूंगा, और फिर पहुंचते पहुंचते इतनी बार रिवाइज हो जाएगा कि चीजें आगे अपने आप इंपॉर्टेंट और आपके दिमाग में रहेंगी। तो कृपया हर क्लास में फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट रहना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये हमारे सामने एक बॉन्ड, ध्यान सुनना, हमने क्या किया बेटा, प्लीज लिसन केयरफुल्ली। ये देखो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बेटा, बोलो ये आपके सामने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड कैसे ब्रेक हो सकता है, सीएच बॉन्ड की ब्रेकिंग हम कैसे कर सकते हैं, 3 मैनर में ब्रेकिंग हो सकती है। पहला, हमने बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दिया। अगर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ है तो क्या कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पड़ोसी का भी इलेक्ट्रॉन मिल गया, यानी उस पर चार्ज किया जाएगा नेगेटिव। बेहतरीन जवाब दिए। तो आपके पास जो स्पीसीज बन जाएगी दैट इज ये बन गई कि नहीं बन गई? इसे बोलेंगे हम लोग क्या, कार्ब एनाइन, जिसे हम लोग फ्यूचर में C माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉन्ड हम इस तरीके से ब्रेक हो जाए। अगर इस तरीके से ब्रेक हुआ तो आपको क्या नजर आ रहा है,
कार्बन अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसी से कोई मतलब। क्या एक न्यूट्रल स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा? उस स्पीसीज को किस नाम से जानेंगे? दैट स्पीसीज इज कॉल्ड एज, बोलो। इसे बोलते फ्री रेडिकल। एक कार्बन है तो नाम दे दिया हमने क्या? कार्बन फ्री रेडिकल। इसे हम लोग CFR लिखेंगे फ्यूचर में। चलो साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉन्ड कुछ कैसे ब्रेक हो, यानी जो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन था वो कौन ले गया? पड़ोसी। तो आपके पास जो फॉर्मेशन होगा, क्या ये बना कि नहीं बना बेटा, बोलो। दिस इज कॉल्ड एज कार्बोकेटायन। सी पे चार्ज किया गया पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो एरो लगा रहे हो वो कहां लगा रहे हो। देखो अलग अलग है जगह। समझ में आया कि नहीं आया? किस तरह से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहां किसके पास जा रहा है, समझ में आ रहा है बेटा? अब यहां से एक चीज हम लोग और सीखते हैं, पूछो क्या। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनाने जा रहा हूं। ये मैंने आपके सामने क्या बनाया है, बोलो। कार्ब एनायन। ध्यान सुना। अच्छा, कार्ब एनायन है। मैं वापस से चलता हूं, पीछे चलता हूं, इसको हटाता हूं। ये है आपके सामने कार्ब एनायन, लेकिन मैं सबसे पहले बनाने जा रहा हूं आपके सामने ये। इसको पहले समझो, ये क्या है? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? कार्बन फ्री। कार्बन फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? कार्ब एनायन। तो अपन स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटायन से। इधर ध्यान से सुनना। ये आपके सामने हमने बना दिया पॉजिटिव चार्ज, ये रिप्रेजेंट करता है कार्बोकेटायन। अगर इस कार्बोकेटायन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, कितना दे दिया जाए? तो किसमें चला जाएगा बताओ? कार्बन फ्री रेडिकल में। बेटा ध्यान सुनो, ये चला गया कार्बन फ्री रेडिकल। अगर इस कार्बन फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया जाए तो क्या बन जाएगा बेटा? क्या कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसकी चर्चा एरोमेटिसिटी वाले पार्ट में भी करेंगे और हम इसकी चर्चा ऊर्ज रिएक्शन में भी करेंगे। किसमें करेंगे? अच्छा, ऊर्ज रिएक्शन जो है वो आयनिक एज वेल एज फ्री रेडिकल दोनों मैकेनिज्म से चलता है। ध्यान सुनना, मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं रफ में। ये है हमारे पास एल्काइल हैलाइड। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्यू टू पोलरिटी इसके पास कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है? पॉजिटिव। ये हैलोजन है। ड्यू टू पोलरिटी इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन देता है कि नहीं देता है? पॉजिटिव चार्ज को ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बताओ बनने वाली स्पीसीज क्या बन जाएगी? रेडिकल। पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो रेडिकल। अरे बोलो, रेडिकल बन रहा है। अच्छा सुनो, अगर मैं आपके सामने बात करूं, यहां पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो रेडिकल बना, रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्ब एनायन बना। तो अपन कह सकते हैं कि कार्बोकेटायन को अगर कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं? सीधे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो क्या वो वापस से कार्बन आयन बना लेगा? क्या बोलो बेटा? कार्बन आयन बना लेगा। तो यहां पर देखो, जब हमने रिएक्शन में 2 सोडियम यूज कर लिया, कितना कर लिया बेटा? 2 सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे बेटा? बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन। देखो इसे हाफ एरो बनाया, हाफ हेडेड एरो बनाया, इसे फुल बनाया है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो बनने वाली स्पीसीज क्या होगी? R माइनस। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो जब एक सोडियम टकराएगा तो रेडिकल बनाएगा, और जब 2 सोडियम टकराएगा तो एनायन बन जाएगा। मेरी बात समझ में आया? तो ये फिर उसी तरह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होती है और आयनिक मैकेनिज्म भी होती है। मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये चीजें मैं वापस से डिस्कस करूंगा फ्यूचर में, जब पढ़ूंगा कहां पे? ऊर्ज रिएक्शन। हाँ या ना? यहाँ तो कोनो डाउट नहीं है? डाउट? एरोमेटिसिटी में भी ये वाला आएगा तो हम वहां पे इसकी चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके सामने, बना लेगा क्लियर? बना। हटा दो इसको। ओके, पीछे वाला ही लिख रहे हो क्या? लिखो भाई, लिखो। लिख लिया? लिखो।
लिख लें तो बेटा, पहले सब लोग लिख लें तब आगे बढ़े। लिख लो तो बच्चों बता देना। हटा दूं? लिख लिया बेटा? इसको हटा दूं अब? चलिए अगला हेडिंग डालिए। क्या पूछो? डी का मतलब ड्राई ईथर, जिसमें समझाते हैं उसमें थोड़ा फोकस करते ना, भूल कैसे जाते हो बेटा? चलिए तो स्टार्ट करिए, अगला टॉपिक डालिए, टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। और सभी लोग अपना मॉड्यूल ओपन कर लें। टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ये आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर भी हम इस पे कुछ चीजें अभी और एक्सप्लेन करके लिखेंगे। अरे ध्यान सुनो, मैंने इसलिए ऐसा किया है कि खत्म करने में तो ये मुश्किल से 15 से 20 25 30 मिनट में चाहो तो वो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बेटा देखना, जितना इस पे लिखा हुआ है वो तो आपको लिखना है ही, इसके अलावा भी जो मैं लिखाने वाला हूं वो भी आपको इस पे लिखना है। फिर भी देखना ये टॉपिक मोर देन 40 मिनट चलने वाला है, मोर देन 40 मिनट। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पर एक एक चीज को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन भी है एक। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी रिएक्शन होता है उसको समझने के लिए, जो आप बोलते हो ना रिएक्शन रटना पड़ता है, कोई भी रिएक्शन जो होता है उसको समझने के लिए, ताकि उसको रटना ना पड़े, उसके लिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। समझ में आया? तो चलो बेटा, इसके अलावा आपको एनसीईआरटी में होमवर्क दिया जाता है 12.7.1 लिखो 12.7.1, जहां लिखा फिजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। फिजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे हेट्रोलाइटिक एंड होमोलाइटिक लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। साथ में किसमें एक और स्टेटमेंट है, उसको भी आप अंडरलाइन करना है, घर पे जाके ढूंढना कहां लिखा हुआ है, कि द ऑर्गेनिक रिएक्शन which proceed through heterolytic bond cleavage are called ionic or heteropolar or just
पोलर रिएक्शन। समझ में बेटा, ये लिखा हुआ है इसमें। दूसरा लिखा है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन व्हिच प्रोसीड बाय होमोलाइटिक फिजन आर कॉल्ड फ्री रेडिकल और होमोपोलर और नॉन पोलर रिएक्शन। ये स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में पढ़ना भी है और इसको अपनी कॉपी में लिखना भी है। 12.7.1 ढूंढ लेना बेटा, क्योंकि आपके पास डिफरेंट तरह की एनसीईआरटी है जिसमें पेज नंबर अलग अलग है, इसलिए पॉइंट बोलने से आप इसको आसानी से ढूंढ लोगे। दूसरी बात, हम जो भी चीज आपको एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए देंगे, पहले मैंने पढ़ा लिया, अब आपको पढ़ने के लिए देंगे, तो उसमें आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि वहां पे कोई वर्ड है, ऐसा वर्ड आपको जानना जरूरी है जो कि उसने समझाया, तो सर ने तो समझाया है, पूरा वर्ड भी लिखाया, लेकिन उसको उसी के लैंग्वेज में कोड करना है। मैं तो पहले पूरी कोशिश करूंगा कि क्लास में उस लैंग्वेज को लेके आऊं, तो आप उसको डब्बे में, जैसे अभी जो मैंने बोल दिया, इसको डब्बे में बंद कर लेना और लिख देना एनसीईआरटी कॉर्नर, ताकि जब कॉपी रिवाइज करो तो आपकी पूरी एनसीईआरटी आपकी कॉपी में होनी चाहिए, बाद में आपको एनसीईआरटी टच भी नहीं करनी है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? इस तरह से चीजें मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया है। तो 12.7.1 ये आपका होमवर्क हो गया। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसको भी लिखो। 12.7.2 न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, और उसके वर्ड लेकर हम सीधे यहां पर आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आर यू तैयार फॉर दैट? चलो साहब, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान सुना बेटा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल में क्या है? टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो सभी लोग अपने मॉड्यूल ओपन कर लें, जो आपके यहाँ पे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है बेटा। तो यहां पे दे रखा है बेटा टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, इसको आप पढ़ चुके हो, कंसेप्ट भी पढ़ चुके हो। अब आइए पेज नंबर 4 पे, पूरा एक पेजेस है देखो, जहां पे लिखा है बेटा टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट क्या हो गया बेटा? ये दो प्रकार के हो गए। ध्यान सुना, अगर मैं आपसे बोल लूं इनके टाइप की बात करता हूं, तो जो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान सुना, ये दो प्रकार के होंगे। एक को मैं रिप्रेजेंट करूंगा बेटा ई प्लस से। किससे करूंगा? ई प्लस। ई प्लस डिनोट करेगा किसको? इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा जो होगा वो करेगा एनयू माइनस, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? न्यूक्लियोफाइल। ये अपन नोटेशन लेके चलेंगे, ई प्लस को इलेक्ट्रोफाइल और एनयू माइनस को न्यूक्लियोफाइल। दीज आर टू टाइप। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, चाहत है जिसकी इलेक्ट्रॉन। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये एनसीईआरटी के वर्ड है। एनसीईआरटी कहता है इलेक्ट्रॉन को खोजने वाला, इलेक्ट्रॉन को खोजने वाला बोले तो होगा इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, और जो उसने वर्ड किया है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सीकिंग। क्या बोलता है बेटा वो? इलेक्ट्रॉन सीकिंग। लिखो बेटा वहां पे इलेक्ट्रॉन सीकिंग। ये वर्ड किसके हैं? अरे बेटा जहां लिखा ना इलेक्ट्रोफाइल, यहां लिख दो बेटा इलेक्ट्रॉन। जहां पर इसको लिखना, घर जा पे पूरा आपको कॉपी में लिखना अच्छे से। इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन सीकिंग क्या हो गया बेटा आपका? इलेक्ट्रोफाइल। या फिर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, जो अभिक्रिया के दौरान, रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा हो या शेयर कर रहा हो। एक्सेप्ट की शेयर? एक्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए कोई ऑर्बिटल वैकेंट हो, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। तो लिखो एनी स्पीसीज, एनी स्पीसीज यही लिखो बेटा, ये स्पेस बहुत ज्यादा है। एनी स्पीसीज व्हिच एक्सेप्ट, एनी स्पीसीज व्हिच एक्सेप्ट, any species which accept electron during chemical reaction, during chemical reaction, which accept electron during chemical reaction। हो गया बेटा?
अब सुनना, लिखा हुआ है द रिएजेंट व्हिच अटैक ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल और लव्स इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। सेम चीज वही हो गया बेटा, बोलो। इलेक्ट्रोफाइल में भी पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल विद पॉजिटिवली चार्ज। ध्यान सुना, इलेक्ट्रोफाइल विद पॉजिटिवली चार्ज, जो निगेटिव पार्ट पर अटैक करता हो, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। पॉजिटिवली चार्ज की बात करें तो यहां पर क्या होना चाहिए बताओ? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आप यहां पर लिख सकते हो, जहां पे पॉजिटिव चार्ज लिखा है, विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, पॉजिटिवली चार्ज लिखा है जहां पे, विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑब्लिक वैकेंट ऑर्बिटल, ऑब्लिक वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास होना चाहिए। लेकिन जब हम H+ की बात करते हैं तो वहां ऑक्टेट की बात नहीं करते, बल्कि किसकी बात करते हैं? डुप्लेट की बात करते हैं। जैसे H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये H+ हो गया, या SO3H+ हो गया, NO+ हो गया, NO2+ हो गया, X+ हो गया, R+ हो गया, RCO+ हो गया, C6H5N2+ हो गया, एटसेट्रा। अब ध्यान समझना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम NO+ की बात करते हैं, ध्यान सुनो बेटा, NO+ की बात करते हैं तो NO+, मैं बना रहा हूं, ध्यान सुना, ये हो गया NO, और इस पर चार्ज कौन सा बना दिया हमने? प्लस, और ये बेटा इसके यहां पे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे। अब बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं बेटा? नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है? देखो ये बॉन्ड 2 बनाया ना, ये क्या हो गया? ये 2 ये हो गए, एक बॉन्ड बराबर कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 2 बॉन्ड बराबर 4, और 2 यहां नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बेटो? कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास बेटा? यहां पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। NO+ को किस नाम से जानते हैं बेटा? बोलो बोलो। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोसोनियम आयन। क्या हो गया? नाइट्रोसोनियम आयन। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम आयन। ये हो गया NO+। NO2+ को बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? नाम पता होना चाहिए, इसे क्या बोलेंगे बेटा? दिस इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन। ये हो गया आपका नाइट्रोनियम आयन। X को क्या बोलते हैं बेटा? X, ये है X पे पॉजिटिव चार्ज आगे बना दिया है, ये और ये इस पे लोन पेयर है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? हेलोनियम आयन। किस नाम से आना था बेटा? दिस इज कॉल्ड एज हेलोनियम आयन। मैंने कहा नाम पता होना चाहिए, हो सकता है कि टेस्ट में मैं आपसे आकर सीधे ना दूं और इनका नाम दे दूं, बोलो है ना? दिस इज कॉल्ड एज हेलोनियम आयन। अगर Cl+ है तो किस नाम से जानेंगे? क्लोरोनियम आयन। Br+ है तो किस नाम से जानेंगे? ब्रोमोनियम आयन। अरे बोलो, ध्यान सुना मेरी बात। R+ क्या है? कार्बोकेटायन। R+ क्या है? कार्बोकेटायन। आइए सबसे पहले बात करते हैं RCO+। अभी R+ आगे आएगा, इसलिए मैं उसकी चर्चा भी नहीं कर रहा हूं। RCO+, ये है RCO+। इधर ध्यान से देखना, आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, कितने नजर आ रहे हैं कार्बन से जुड़े हुए? 3, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। क्या भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसे बोलते हैं एसाइलियम आयन। दिस इज कॉल्ड एज बेटा, इसे बोलेंगे हम लोग एसाइलियम आयन। एसाइलियम आयन, या बोलते हैं बेटा इसे एसाइल कार्बोकेटायन। एसाइल कार्बोकेटायन, या इसे बोलते हैं एसाइलियम आयन के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? चलो साहब, अगर हम बात करें तो अभी और भी चीजें हैं, जैसे C6H5N2+। C6H5N2+, हम इसको बना रहे हैं लाइक दिस। यहां पे देखो स्पेस है, मैं यहां बना देता हूं C6H5N डबल बॉन्ड N, और यहां पे बोल दिया बेटा मैंने पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या है? ये लोन पेयर। नाइट्रोजन बताओ, 2, 2, 4 और 2, 6, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास बेटा? 6। 2 बॉन्ड बनाया, उससे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4, और एक लोन पेयर, कितना हो गया? 6। क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं बेटा? ये भी इलेक्ट्रोफाइल। इसका नाम है, दिस इज कॉल्ड बेंजीन
डाइजोनियम, ये पढ़ेंगे हम लोग, बेंजीन डाइजोनियम, नाम लिखो बेटा, बेंजीन डाइजोनियम आयन, नाम लिख लो बेटा सही सही, ये नाम अभी से पता होने चाहिए, चाहता छोड़ देता, पता तो होना चाहिए। बेंजीन डाइजोनियम आयन, ये भी क्या होता है बेटा आपका, इलेक्ट्रोफाइल होता है। मेरी बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आपके सामने मैंने कुछ बता दिए, ये आपके सामने क्या है सारे, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समय हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से। तो अब आप लोग क्या करोगे, ध्यान से सुनो, जहां तक लिखा दिया है ना, इसके साथ जो ऑलरेडी रिटन है उसके साथ आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि जब हम आपके सामने लेके आएंगे आगे के एग्जांपल्स, जैसे कंपाउंड्स हैविंग पोलर पाई बॉन्ड, आपको यहीं पर रिएक्शन की फीलिंग में करा दूंगा, आपको यहीं पर सिखा दूंगा कि रिएक्शन को रटा नहीं जाता है, उस पर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा या उस पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करेगा, या रिएक्शन का नीचे इलेक्ट्रोफिलिक कब होता है, न्यूक्लियोफिलिक कब होता है, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग यहीं पे कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे हाँ है ना, तो चलो ठीक है बेटा, आज यहीं तक, ठीक है बेटा, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहो, साथ में पूरा हमने आइसोमर आपको क्या दे रखा है, होमवर्क। तो कल सारे बच्चे आइसोमर की सीट भी लेके आएंगे, मॉड्यूल लेके आएंगे, साथ में आपको ईएलपी भी मिल गई है ऑप्टिकल आइसोमर की, कल लोगों ने कर भी ली होगी। हाँ, तो आपको 2 ईएलपी मिली होंगी, हाँ 2 ईएलपी ऑप्टिकल की हो गई ना, तो वो भी आपको कंप्लीट करना है, वो भी आपको कंप्लीट करना है। हमको जैसे ही मुझे ऐसा लगेगा कि 5 मिनट का समय बच गया है या समथिंग है, हम उसी में ईएलपी भी डिस्कस कर देंगे और सारी चीजें कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? आपको अप टू डेट रहना है, और इस बार टेस्ट के लिए आपको कमर कस लेनी है, ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट करना है कि नहीं करना है, और सबसे पहले किस पर विश्वास करना है, कॉपी पे।